चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और फंड का मुआयना तो हमने कर ही लिया है यहाँ पर, लेकिन अब बारी आती है मिलेनियल्स के निवेश को लेकर और किस तरह से पिछले 2.5-3 सालों में मिलेनियल्स ने जमकर बाजार में पैसा लगाया है और क्यों लगाया है, इस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, श्रेय जैन, फाउंडर और सीईओ SAS ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों को हम बताएं कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उससे पहले चलिए कुछ डेटा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर किस डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कैम्स की रिपोर्ट आई है FY23 वित्त वर्ष 19 से लेकर 23 तक और किस तरह का ट्रेंड मौजूदा दिखाई दिया है मिलेनियल्स का, उस पर हम जरा आप लोगों का ध्यान लेकर जाते हैं, जहां पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि एक तो नए निवेशक जो कि मिलेनियल्स के तौर पर बाजार में बढ़े हैं, उनकी संख्या लगभग 54% हो गई है। और इसमें भी अच्छी बात ये है, खुशखबरी ये है कि महिलाओं की भागीदारी लगभग 30% पर आई है। कुछ अगर आंकड़े हम देखें तो FY19 में जहां पर नए निवेशक 29.1% थे, उसमें अगर हम देखें मिलेनियल्स का जो आंकड़ा है लगभग 29 लाख थे, उसमें मिलेनियल्स का आंकड़ा लगभग 15 लाख के आसपास का है। FY20 में आप देखिए 21 लाख के नए निवेशक थे और उसमें से मिलेनियल्स लगभग 12 लाख। अगर हम आगे बढ़े तो FY21 और 22 में 21 लाख और ये आंकड़ा जो है निवेशकों का बढ़कर 48 लाख के आसपास पहुंच गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो FY22 में मिलेनियल्स का आंकड़ा 48 लाख में से लगभग 25 लाख के आसपास का है। और यही आंकड़ा FY23 में अगर आप देखें तो 37 लाख नए निवेशक, इसमें से मिलेनियल्स लगभग 19 लाख। तो ये जो आंकड़ा है हर साल हर वित्त वर्ष में थोड़ा सा बदला है, लेकिन कुल मिलाकर हम देख रहे हैं आधे से लगभग ज्यादा ही भागीदारी जो है वो निवेशकों की और मिलेनियल्स की होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि SIP का एक महत्व है जो निवेशकों ने समझा है, मिलेनियल्स ने समझा है, और उसमें जो इनका आंकड़ा है निवेश करने का लगभग 70% निवेशक जो है मिलेनियल्स वो SIP के जरिए निवेश करते हैं, बाकी 30% लमसम के आसपास निवेश रखने में विश्वास रखते हैं। ये माहौल किस तरह से अब आगे बढ़ेगा, बाजार इस साल जो है काफी म्यूटेड रिटर्न देने के आसपास ही फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस तरह का ट्रेंड हमने आता हुआ देखा तो वो कोविड का समय था, जहां पर लोगों ने खूब सोशल मीडिया कंज्यूम किया और खूब अपने पैसों को लेकर चिंता की है, आने वाले वक्त में कमाई कैसे हो, जो कमाया हुआ है उसको बचाएं कैसे, घर लिया हुआ है उसका लोन कैसे चुकाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें। तो इन सब चीजों के बारे में आपने सोचा, आपने मंथन किया, इसीलिए हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, इसी पर बात करते हैं। हेमंत जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। काफ़ी प्रोत्साहन वाला आंकड़ा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये आंकड़ा जो है ये हमें केवल एक मोमेंट्री समझ के हिसाब से दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिल रही है। अगर मुझे इसको इस तरह से समझना हो तो आप कैसे इसको कहेंगे? केवल कमाई के लिए लोग बाजार में आए हैं, SIP की है, लमसम लगाया है, या समझते हैं कि निवेश क्या है? क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है 2019 और 20 के मुकाबले 2023 में अब हम हैं तो? जी कविता, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये शायद शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। मुझे लगता है यहाँ से इनफैक्ट हम देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये नंबर्स और अच्छे होंगे। उसके 2-3 कारण हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो वहाँ पे जो परसेंटेज था मिलेनियल्स का स्पेशली वो था, ज़्यादा था। धीरे धीरे ऑब्वियसली जब बाकी इन्वेस्टर्स और बढ़ने लगे तो वो नंबर थोड़ा परसेंटेज टर्म में थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये बात समझना होगा कि ये हुआ कैसे। जैसे ऑब्वियसली एक रियलाइजेशन थी पेंडेमिक के टाइम, जब थोड़ी सी चीज़ें सुधरने लगी कि इस तरह की जब इमरजेंसी आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। वहाँ से वो शुरुआत हुआ। उसके बाद अगले साल ऑब्वियसली मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो और उसको मोमेंटम मिला। बट उसके बाद हमने जैसे पिछले 16 या 17 महीने में देखा है कि मार्केट में प्राइस करेक्शन है, मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। बट ये जो ट्रेंड है ये चलता रहा है। मुझे लगता है उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक्चुअली मे बी हम 5 साल का पीरियड देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो पेंडेमिक से रिलेटेड है, बट आई थिंक उसमें बहुत सारे एफर्ट्स गए हैं। उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के, रेगुलेटर्स के, और जिस तरीके से पेनिट्रेशन हुआ है और जो कैंपेन चला है
और साथ में जो डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, आई थिंक उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण से हमने देखा कि ये मोमेंटम आ रहा है। और एसआईपी बुक अगर आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल की मार्केट में जिस तरह की रिटर्न थे, उसके बावजूद जो है एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है। कभी-कभी किसी महीने में हमको लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट आई थिंक वो ऑब्वियसली वो ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि जब हम इतने लंबे पीरियड की बात करें तो ऐसा कोई मंथ होंगे जहाँ पे अप एंड डाउन आपको मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये ग्रोइंग रियलाइजेशन है कि एक तो इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन हो, सेविंग में डिसिप्लिन करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन करो। और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह की ट्रेडिशनल ऑप्शंस में रिटर्न मिलती हैं, टैक्स एफिशिएंट नहीं है, तो ये रियलाइजेशन है कि अपने पोर्टफोलियो में मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्रॉस रिटर्न की बजाय रियल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड आगे जाके भी कंटिन्यू करेगा। एक चीज़ जो हाईलाइट की गई है, श्रेय शायद आप इस पर बात करना चाहें, अब तक जो आंकड़ा आया है उसमें बड़े शहरों की ही भागीदारी मिलेनियल्स के तौर पर दिखाई दे रही है, हाईलाइट हो रही है। डिजिटाइजेशन का हमने फ़ायदा देखा है। इनफैक्ट जो आंकड़े आए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि जो छोटे मझौले शहर हैं वहाँ निवेशकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या वो तो हमारे देश के नए अमीर बनकर उभर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं मिलेनियल्स नहीं है। क्या ये भागीदारी छोटे और मझौले शहरों में बढ़ेगी मिलेनियल्स की तरफ से? तो इसमें कविता जी मेरा कहना यह है कि हमेशा देखा गया है कि जो अर्बन सिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है इक्विटी मार्केट्स की तरफ, और अवेयरनेस हमेशा ज़्यादा रही है। पर गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आजकल स्पेशली मोबाइल पे और आपका यूट्यूब के थ्रू इतने लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देख के मार्केट समझ रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो छोटे शहरों से भी भागीदारी जो है वो आने वाले टाइम में बढ़नी चाहिए, खासकर कि जो ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और उनसे जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो इसके थ्रू मेरे को लगता है कि छोटे शहरों से भी निवेशक आने चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। एक आंकड़ा जो कि काफ़ी इनकरेजिंग है वो है विमेन पार्टिसिपेशन का। और हेमंत जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि न केवल कैंप्स का डेटा बल्कि जो एम्फी का भी डेटा आया है, और पिछले साल जहां हमने देखा कि 18 से 24 साल की उम्र की महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी, वही आंकड़ा अब कहता है कि लगभग 45 साल की जो उम्र की महिला हैं या उससे ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाती यहाँ पर उनकी बढ़ती हुई देखी है हमने। और अभी भी जो आंकड़ा आया है उसमें मिलेनियल्स, कुल मिलेनियल्स का लगभग 30% हिस्सा महिलाओं का है। हम तो यही चाहेंगे कि ये आंकड़ा लगातार बढ़े और रेगुलेटर भी और तमाम फंड हाउसेस भी सभी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। और क्योंकि ये मिलेनियल्स का एक आंकड़ा है तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये वो महिलाएं हैं जो अपनी आर्थिक जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रही हैं। हेमंत जी। जी कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं किस कारणों से हमने देखा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है। एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है और अवेयरनेस जो बढ़ी है। आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हमने देखा है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली जैसे म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है, वो बढ़ रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब जिस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट हुई है, हमने देखा कि एमपी ने बहुत बड़ा कैंपेन किया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आई थिंक उस अवेयरनेस का फायदा महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मिलेनियम्स की स्पेशली जब ग्रोइंग रियलाइजेशन है कि हमें एक डिसिप्लिन लेके आना है अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड में आता है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे और अवेयरनेस बढ़ेगी, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ओवरऑल मिलेनियल्स का वहाँ पे उसी तरीके से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस आ रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, मुझे लगता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने एज एन इन्वेस्टर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो अपने जानकारों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस औरों को भी आता है। और मुझे लगता है
कि ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड था जो पिछले 2 साल थे। अगर वो ट्रेंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कंटिन्यू किया है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ 1 या 2 क्वार्टर्स के बाद मार्केट में अगर सुधार देखने को मिलता है, अगर इन्फ्लेशन में मॉडरेशन आता है, इंटरेस्ट रेट में साइकिल रिवर्स होती है, तो देखिए आप कितनी भी एजुकेशन कीजिए और कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि जो रिटर्न्स हैं वो भी एक काफी अच्छी एजुकेशन इन्वेस्टर्स को देते हैं, एक प्रोत्साहन देते हैं। तो जब वो एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, तो मुझे लगता है ये पार्टिसिपेशन आगे जाके और बढ़ेगा। श्रेय, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास जहां पर आप ये बता सकें कि मिलेनियल्स डायरेक्ट इक्विटी की ओर ज़्यादा उत्साहित हैं, ज़्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है, या एक म्यूचुअल फंड के जरिए उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है? जी, म्यूचुअल फंड्स की तरफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और जैसे हेमंत जी ने कहा, मैं ऐड करना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल में मार्केट साइडवेज रहा है ब्रॉडली, पर उसमें भी ये देखा गया है कि जो एसआईपी का ट्रेंड है, वो पहले क्या होता था, अगर मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता था तो एसआईपी का जो ओवरऑल अमाउंट है वो घट जाता था मंथ ऑन मंथ। पर हम देख रहे हैं कि एक मेजर डीकपलिंग है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में डिसिप्लिन आया है, और मार्केट ने जैसा परफॉर्म किया उसके बावजूद भी ये अमाउंट जो है वो महीने के महीने बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये अच्छा ट्रेंड है, और आने वाले टाइम में यही लगता है कि मिलेनियल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट में। ऑलराइट, चलिए इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। श्रेय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम एक झटपट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और फिर शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। और ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि ये वो नंबर है जिसके जरिए सीधा आप हम तक पहुँच सकते हैं। 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल अभी भी अगर शो देख रहे हैं तो भेज सकते हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर दर्शकों को शो में शामिल करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। हेमंत की सीईओ वाइस इन्वेस्ट डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ रवि, हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत जी से ये सवाल पूछेंगे। रवि, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, आई एम ओके मैम। गुड इवनिंग सर। मैं आप लोगों का शो रेगुलर बेसिस पे देखता रहता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इस शो के थ्रू कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें। मैम एंड सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है, इसमें मैंने कुछ फंड्स लिए हुए हैं, तो मुझे ये कंफर्म करना है कि ये सही ढंग से डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो या नहीं है। इसमें 1-2 फंड ऐसे हैं जैसे टाटा डिजिटल फंड, डिजिटल इंडिया एंड निपॉन इंडिया फार्मा फंड। इन दोनों फंड्स को जैसे ही रिकवरी हो जाएगी उसके बाद मैं निकाल दूंगा। इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ फंड्स में मुझे कंफर्म करना है कि इनमें क्या क्या चेंजेस, क्या कोई फंड एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है या इनको चेंज करने की जरूरत है, और क्या ये पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। मेरा 20 साल का टारगेट है 5 करोड़ के लिए मैम। रवि, LIC की कौन सी पॉलिसी है? मैम LIC की बच्चे बेटी के नाम से है, 27,000 पर ईयरली। 27 की 37? सॉरी 37। क्या नाम है पॉलिसी का? बेटी के नाम से एग्जैक्टली मैम मुझे याद नहीं आ रहा। वो 20 इयर्स की मैच्योरिटी है उसकी। और कितना मिलेगा 20 साल के बाद? ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास। कब लिया आपने ये मैम 2009। जीवन तरुण नाम है क्या? जी एग्जैक्टली मैम, जीवन तरुण करेक्ट है मैम। 2017 कब लिया है? 2017 मैम। 37,000 रुपए आप डाल रहे हैं? जी मैम। चलिए ठीक है, हेमंत जी के पास जाते हैं। हेमंत जी, पोर्टफोलियो तो आपके पास है ही, 20 साल और 5 करोड़ रुपए इन्होंने कहा है कि इनको चाहिए। बदलाव तो आप इनको सुझाएंगे, लेकिन उससे पहले जीवन तरुण के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर सकें तो
अभी पता चला है कि इनकी ये LIC पॉलिसी है, लेकिन एक तरफ मैं जीवन तरुण को रखना चाहूँगी और एक तरफ मैं सुकन्या समृद्धि योजना को रखना चाहूँगी। अगर हम बेटियों की हायर एजुकेशन और उनके बेहतर भविष्य की बात करें तो ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अगर आप पुराने या अगर आप टैक्स व्यवस्था में हैं पुरानी वाली जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो किस में आपको लगता है कि बेहतर निर्णय हो सकता है पैसे निवेश करने का? कविता देखिए, एक इम्पॉर्टेंट गोल है बच्चे की, अगर एजुकेशन के लिए आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, हर इन्वेस्टमेंट का, स्पेशली अगर हम जैसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या सुकन्या समृद्धि की बात कर रहे हैं, या कोई और इन्वेस्टमेंट हो, हर इन्वेस्टमेंट का एक अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। बट मेरा ये मानना है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इनके पोर्टफोलियो में भी अगर देखें, इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट, बाकी जो इन्वेस्टमेंट की है वो इक्विटी में की है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे सुकन्या समृद्धि भी देखते हैं आप, तो ऑब्वियसली वहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलता है, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। बट मेरा ये मानना है कि एक सेफ्टी ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बट जब इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली ऐसे गोल के लिए जब आपको काफी बड़ा कॉर्पस बनाना हो, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इक्विटी को समझते हैं तो शायद इक्विटी फंड में जो SIP है वो उन दोनों से ही मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन है। वहां पे आपको रिटर्न बेटर मिलेगा, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और मुझे लगता है कि बड़ा कॉर्पस वो बना पाएंगे इसमें। और जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, जी। जैसे इन्होंने कहा, देखिए इनके पास 9 फंड्स हैं, तो 2 तो इन्होंने कहा जैसे सेक्टर फंड है, और इन्होंने खुद भी एडमिट किया, माना भी है, और शायद उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी सेक्टर फंड में जाते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अटेंडेंट रिस्क को समझें, आप सेक्टर फंड्स का सेक्टर जो चुनते हैं वो सही से चुने, और अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में देखें कि उसमें कितना एक्सपोजर है। अब इनका जो ये दोनों सेक्टर जो है, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स हैं उनको देखूं, चाहे वो पराग परेख फ्लेक्सी कैप हो, या SBI कॉन्ट्रा फंड हो, या एक्सिस ब्लू चिप फंड हो, या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड हो, उन सभी में एक अच्छा खासा डिसेंट एक्सपोजर इन दोनों, स्पेशली IT में तो है ही, और फार्मा में भी इनमें काफी डिसेंट एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है कि जब इन 2 सेक्टर में आपको एग्जिस्टिंग फंड से आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो आपको जरूरत नहीं कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो को वहां पे फिर से बनाएं। उसकी जगह में मुझे लगता है कि अगर ये 2 जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो या निप्पॉन मल्टी कैप, मैं इनफैक्ट कहूंगा इनको, जितना भी पैसा इन दोनों फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करीब 5000, वहां पे ये निप्पॉन मल्टी कैप ले, क्योंकि इसमें तीनों सेगमेंट में उनको एक एक्सपोजर मिलेगा। बाकी इनके पास आई थिंक 3 फंड जो हैं वो एक्सिस के हैं, उसमें एक ब्लू चिप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है। और उन्होंने शायद ये सवाल भी पूछा था कि इतने सारे फंड एक ही म्यूचुअल फंड के सही है कि नहीं। देखिए, ऑब्वियसली हमेशा हमारा ये मानना है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका पोर्टफोलियो का किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, बट आपके केस में क्योंकि चाहे आप परसेंटेज टर्म में देखें, चाहे आप नंबर ऑफ फंड में देखें, तो 30% फंड ही एक ही में है, तो वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। लेकिन जो फंड आपके पास हैं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप हो गया या मिड कैप हो गया, उससे बेहतर फंड आपके पास हैं। जैसे मिड कैप में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, और मोतीलाल मिड कैप फंड है, या फिर अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और आई थिंक HDFC स्मॉल कैप फंड, ये 2 फंड उस कैटेगरी में वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3 चेंजेस कीजिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेशन कीजिए। जैसा मैंने कहा, सेक्टर फंड में जो आप पैसा लगा रहे हैं वो अगर आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में लगाएं, तो जो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जिसकी आपको कंसर्न था वो भी एड्रेस होगा। मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस सुधरेगी। ऑलराइट, कोई सवाल आपको पूछना है रवि? यस मैम। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि टाटा डिजिटल इंडिया, निप्पॉन इंडिया फार्मा सर डेफिनेटली मुझे हटाना है। वो जैसे ही रिकवरी थोड़ा सा होगा मैं इनको दोनों को हटाऊंगा। मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक फंड और ऐड कर सकता हूँ इसमें? देखिए, आपके पास एक ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है, इसलिए मैंने कहा कि उसके बदले में अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लेंगे एक्सिस की जगह, तो वो बेहतर रहेगा ज्यादा। एक तो थोड़ा सा वो एक्सपोजर उस फंड में थोड़ा कम होगा, और वो आपके लिए सही होगा। और मेरा ये मानना है कि आप उसकी इंतजार मत करें कि आप वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस सुधरेगा, क्योंकि जब जिस फंड में आप जाएंगे वो भी सुधरेगा अगर मार्केट यहाँ से अच्छा करता है, वो वेल डाइवर्सिफाइड है। सेक्टर फंड में जैसे अगर स्पेशली अगर हम IT फंड की बात करें, तो मुझे लगता है IT फंड अभी कुछ और समय तक प्रेशर में रहेंगे। और फार्मा फंड, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो फंड्स आपके पास 4 है, उसमें ऑलरेडी आपके पास फार्मा का एक डिसेंट और हेल्दी एक्सपोजर है, तो उसकी इंतजार मत कीजिए। एक बार आप रियलाइज करें कि ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें बदलाव करके आपको जो भी चेंजेस करना है वो समय रहते करिए।
ऑल द बेस्ट रवि। मेरे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रीतम। प्रीतम नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से बोल रहा हूँ मैडम। मुंबई से बोल रहे हैं। चलिए 10,000 रुपए की SIP आपको शुरू करनी है अभी, और 20 साल का समय है आपके पास। शुरुआत ही कर रहे हैं अभी तो निवेश की? हाँ, शुरुआत करना है। तो ये बताइए, आप 50 साल में रिटायर हो जाएंगे? रिटायर नहीं हो जाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ जल्दी कॉर्पस जमा करके थोड़ा जल्दी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। अगर मैं उस टाइम भी कमा रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, या फिर अगर नहीं भी कमा रहा हूँ तो उससे कुछ खर्चे चल जाए, ऐसा। ऑलराइट, चलिए मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि 30 साल का समय है देखिए इनके पास पैसे इकट्ठा करने का, और 30 साल के बाद ये चाहते हैं 50 साल के जब हो जाएं तो 50,000 रुपए हर महीना इनको मिले। कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो कहानी अलग है, लेकिन 30 साल के बाद मुझे 50,000 रुपए हर महीना मिले, उसके लिए मुझे कितना कॉर्पस खड़ा करना होगा, ये कैलकुलेशन पहले बता दीजिए। कविता, सबसे पहले तो मैं प्रीतम जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी यंग एज में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की है और म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू किया है। ये बहुत ही अच्छा है। एंड 10,000 से जो स्टार्ट कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा नंबर है। अगर ये मंथली रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न कमा पाएंगे। अगर हम आंकड़े की बात करें, अब ये मान के चलिए 10,000 महीने का करेंगे ये, तो साल का 1,20,000 करेंगे, और 20 साल में ये इन्वेस्ट 24 लाख करेंगे। अब अगर ये इक्विटी फंड में करें, इक्विटी फंड इनके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि 20 साल का टाइम होराइजन और लंबे टाइम होराइजन में इक्विटी फंड्स अच्छा रिटर्न देते हैं। और अगर हम अनुमान मान के चलें कि 14% का रिटर्न आएगा, तो 20 साल में ये आंकड़ा 1.3 करोड़ का हो जाएगा। और 1.3 करोड़ ये बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि 24 लाख का आपका ऑलमोस्ट 5.5 गुना पैसा हो जाता है। और इस कॉर्पस से ये जो 1.3 करोड़ का आंकड़ा है, ये जब ये 50 साल के हो जाएंगे तो ये मंथली विड्रॉल 1.5 लाख का कर सकेंगे। तो जो इनकी एस्टिमेट है कि मैं इनको 50,000 चाहिए, इससे कई ज्यादा गुना इनको ये कॉर्पस देगा इनको। एंड बस इनका कंडीशन एक ही है कि ये SIP करते रहें, रेगुलरली करते रहें। और इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फंड जो करें, एक लार्ज कैप ले लें, एक मिड कैप ले लें, एक स्मॉल कैप ले लें, एक फ्लेक्सी कैप ले लें। 4 फंड इनके लिए काफी है, और लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इनके पास काफी अच्छा कॉर्पस हो जाएगा। और जो इनके लिए मैंने फंड रिकमेंड किया है, एक UTI निफ्टी इंडेक्स फंड किया है जो कि लार्ज कैप के लिए है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक SBI मिड कैप है जो इनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, और एक ICICI स्मॉल कैप फंड है। तो मैंने कोशिश ये की है कि एक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, और फ्लेक्सी हो गया, जो पराग पारिक फ्लेक्सी, वो US में भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मिड स्मॉल में ज्यादा रिटर्न आता है लॉन्ग टर्म में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से रिटायरमेंट कर सकते हैं। सो प्रीतम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बस यही है कि आप डिसिप्लिन फॉलो करिए, इन्वेस्ट करिए, और आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा होगा। प्रीतम जी, कोई सवाल पूछना है आपको मुकेश से? नहीं, अभी उन्होंने जो रेकमेंड किया है फंड, तो जैसे UTI निफ्टी इंडेक्स किया है, और HDFC स्मॉल कैप किया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो मुझे ये जानना है कि मैं अभी किस रेशियो में इन्वेस्ट करूं इसे, जैसे 10,000 में कैसे डिवाइड करूं? 2,500 का आपको ब्रेकअप दे रखा है। जी जी, तो मेरे ख्याल से आप, हाँ, तो मेरे ख्याल से प्रीतम आप क्या कर सकते हैं, ये शो हम YouTube पर भी डालते हैं, तो उसमें फंड के नाम भी आपको पता चल जाएंगे, और किस रेशियो में आपको सलाह दी गई है निवेश करने की, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। डॉक्टर अंकित मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? अंकित, डॉक्टर अंकित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। कैसे हैं आप? कानपुर से बोल रहे हैं, बाहर है क्या? अब तक घर नहीं पहुंचे? यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर से बोल रहा हूँ, और मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद है। इसमें जिस तरह से आप इस प्रोग्राम में इन्वेस्टर को मार्गदर्शन करते हैं, वो काबिले तारीफ है।
थैंक यू सो मच अंकित, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बताइए, आपने शुरुआत करनी है अपने हाँ इन्वेस्टमेंट की? जी मैम, मेरी अभी जॉब रिसेंट में लगा हुआ है, तो 29 ऑफ एज है मेरी, और मैं ये प्रोग्राम को कंटिन्यू देखता हूँ यूट्यूब पर। तो काफी जी। सारी रिसर्च करने के बाद मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि किस तरह से शुरुआत की जाए। तो मैं हमारे जो एक्सपर्ट पैनल में बैठे हुए हैं सर, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं किन फंड्स के साथ अपनी जो शुरुआत है वो करना चाहता हूँ। मैं अभी स्टार्टिंग में लगभग 5,000 रुपीज से SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैंने जैसा यूट्यूब पे देखा या मतलब जो भी चैनल्स वगैरह आते हैं इसमें, तो उसमें स्टेप अप SIP और एक नॉर्मल SIP के बारे में चर्चा की जाती है। तो मैंने उसको जी। बुक पे कॉपी पे दोनों का डिफरेंस भी देखा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टेप अप SIP किस माध्यम से एक्टिव की जा सकती है, या नॉर्मल SIP किस माध्यम से, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमको ये दोनों सुविधा एक साथ उपलब्ध हो जाए? बिल्कुल। आपने अपने लिए कुछ फंड्स पर रिसर्च भी कर रखी है क्या अंकित? अंकित अंकित जी, आपने हेलो। खुद कोई फंड्स पर रिसर्च भी कर रखी है आपने? हाँ मैडम, मैंने लार्ज एंड मिड कैप पे रिसर्च किया हुआ है, फ्लैक्सी कैप पे और कुछ इंडेक्स फंड पे है, इन सब पे रिसर्च किया है, लेकिन अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि किस फंड के साथ जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए। बहुत अच्छा लगा आपने अपना सवाल हमें भेजा, और पहला निवेश है आपका। मेरे ख्याल से आज दर्शक शायद मोटे तौर पर पहली बार निवेश करने वाले ही हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, हेमंत जी, ऐसे लग रहा है। लेकिन SIP और स्टेप अप SIP पर भी सवाल है, तो सबसे पहले इनको बता देते हैं फंड्स जिससे इनको शुरुआत करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट की, और क्यों एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनानी चाहिए शुरुआत से ही। जी कविता, आई थिंक अंकित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उन्होंने कहा कि 5,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। उनका समय जो है करीब 20 से 25 साल है। तो आई थिंक जब आप थोड़ा क्लैरिटी रखते हैं टाइम होराइजन के बारे में, तो काफ़ी मदद होती है कि आप किस तरह की एसेट एलोकेशन करें, किस तरह की आप फंड चुनें। तो शुरुआत बिल्कुल अच्छी है। इतना लंबा समय है तो हमेशा जैसे हम कहते हैं कि आपकी जो एफर्ट वो होना चाहिए कि आपकी जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो, यानी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन जो है वो, और माइनस टैक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो सिर्फ आपको इक्विटी फंड में मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, बहुत लंबा समय है आपके पास, तो इक्विटी फंड से आप SIP शुरुआत कीजिए। मार्केट के 3 सेगमेंट हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। शुरुआत में कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको कैसे हम एलोकेशन रखें और कैसे उसको थोड़ा बदलाव करें। तो मेरा ये मानना है कि 2 कैटेगरीज हैं, उनके ऊपर आप स्टार्टिंग में फोकस कीजिए। जैसे मल्टी कैप है, मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो तीनों सेगमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल में 25% इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी 25% जो फंड मैनेजर जहां चाहे कर सकते हैं। और दूसरा जो है लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे 35% जो है वो दोनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करना, और बाकी 30% में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इन 2 कैटेगरीज में आपको 2 फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जहाँ पे आप 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ICICI लार्ज एंड मिड कैप, जहाँ पे आप 2,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप अप SIP बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तो क्या होता है जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन आता है, और आप इन्वेस्टमेंट भी डिसिप्लिन तरीके से करते हो। स्टेप अप SIP का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं, या आप 10% या 15% जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मली क्या होता है, हम शुरुआत कर देते हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते नहीं हैं इनकम बढ़ने के बाद। तो स्टेप अप जब आप कमिट करते हैं तो एक तो आपका इनकम, जो बड़ी इनकम का कुछ हिस्सा आपका इन्वेस्ट होता है, और जो कॉर्पस आपका बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा। तो जैसे अगर आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 5,000 की, अगर आप 25 साल तक करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ का कॉर्पस आप बना पाएंगे। एक ही चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैं, अच्छी बात है आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, आप इस स्टेज पे हैं अपनी लाइफ की, अपने जितने भी लॉन्ग टर्म गोल्स हों उनको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कीजिए कि रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं या कुछ और। मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप टारगेट बना के डिसाइड करते हैं कितना पैसा मुझे चाहिए और कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कैसे जाके आगे बढ़ाएं यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा कर लीजिए, मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टेप अप SIP डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, और जैसा मैंने कहा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी बड़ी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट होता रहेगा। अंकित, क्या आपको कोई सवाल पूछना है? चाह रहा था कि ये जो स्टार्टिंग करेंगे तो वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें मुझे ये स्टेप अप वाला बेनिफिट मिल जाए?
नहीं, वो तो आपको निर्धारित करना होगा, आपको कितना बढ़ाना है। हेमंत जी? नहीं, आई थिंक ये अगर ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से डील करते हैं तो वो आपको मदद कर सकते हैं। जो न्यू एज प्लेटफॉर्म्स हैं वो वहाँ पे आप जाएंगे तो वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स लाइक जैसे मैंने कहा कि ये फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं इन सोर्सेज से, बट कितना बढ़ाना है जैसे मैंने कहा वो डिपेंड करता है आपकी इनकम किस तरीके से बढ़ती है और उसका कितना हिस्सा आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट अंकित, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और चलिए अगला सवाल लें, उससे पहले झटपट निवेश का गुरु मंत्र जान लेते हैं। मुकेश बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? आज मेरा गुरु मंत्र ये है कि अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उससे बेचने के लिए हड़बड़ी मत करिए। उसका कारण ये है कि कई बार हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो सेक्टर या स्टॉक्स में एक्सपोजर लेते हैं जो इस समय बढ़िया नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में वो बढ़िया करने की उनकी उम्मीद होती है। वो स्टोरीज में एक्सपोजर लेते हैं, बेट करते हैं कि आने वाले टाइम में वो स्टोरीज थीम चलेंगी। कई बार क्या होता है, उन सेक्टर स्टॉक्स को चलने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो उसको आप फंड्स को जो अंडर परफॉर्मिंग फंड है उनको बेचने के लिए हड़बड़ाए नहीं। जो थंब रूल आपको फॉलो करना है कि अगर कोई फंड 1 साल के लिए कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, और अगर वही फंड 2 साल के लिए लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है फिर आप उसको बेचिए। थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। हेमंत जी? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि हर इन्वेस्टर्स को जब अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें बहुत क्लैरिटी रखिए कि कितना समय है आपके पास, क्योंकि उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि आप डिसाइड कर पाते हैं कि कितना एसेट एलोकेशन, कितना इक्विटी, कितना डेट में हो। दूसरा, अगर आप स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और आपको बहुत टाइम होराइजन क्लियर है तो मार्केट वॉलेटिलिटी में आप घबराएंगे नहीं, आप वहां पे बने रहेंगे। और तीसरा, क्योंकि आप बने रहेंगे तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग या जो इक्विटी की जो सही मायने में जो कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो में हो उसका आपको फायदा मिलेगा। तो जितना क्लैरिटी रखेंगे टाइम होराइजन में उतना ही ज्यादा आपको फायदा लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा। ऑलराइट, चलिए शो का आखिरी सवाल ट्विटर के जरिए मुकेश जी आपके लिए है, और संतोष कुमार ने सवाल भेजा है। 52 साल की इनकी उम्र है, 5 म्यूचुअल फंड में जो है इन्होंने 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और मिड लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप किस तरह के फंड में ये पैसे डालें, क्या शेयर ट्रेडिंग ऐप के द्वारा इन्वेस्ट करना इनके लिए क्या सही होगा या नहीं। हालांकि ये 52 साल के हैं, अगर फोन लाइन पर हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता मुकेश, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे पूछ पाते, क्योंकि ये अगले 10 साल का समय बता रहे हैं और क्या ज़रूरत है पैसों की हम नहीं जानते, रिटायरमेंट कॉर्पस है या नहीं। बहरहाल जितना आपके पास जानकारी है आप इनको क्या कहेंगे? तो मैं संतोष जी को ये कहना चाहूंगा, पहले तो कविता जैसे आपने बोला इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आई है। एक तो रिस्क प्रोफाइल हमें नहीं पता वो कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या एग्रेसिव है, बट मैं मान के चलूंगा ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि 10 साल का टाइम होराइजन है। और दूसरा, इन्होंने इक्विटी फंड्स के बारे में पूछा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। और इनके लिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये इक्विटी की जो वोलेटिलिटी है उसके लिए कंफर्टेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो उस हिसाब से अगर हमें पैसा इनके लिए इन्वेस्ट करना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम डाइवर्सिफाई करें 4 कैटेगरी में। एक लार्ज कैप फंड ले लें, लार्ज कैप के लिए हम इंडेक्स लें। एक मिड कैप फंड ले लें, एक स्मॉल कैप फंड ले लें और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। ये 4 फंड लेने से होगा क्या कि ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा यूनिवर्स, लार्ज मिड स्मॉल और फ्लेक्सी भी आ गया। इसके बियॉन्ड इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इसमें 2-3 बातें हैं कविता, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर ये इन्वेस्ट करेंगे 14% के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक्सपेक्ट करें तो ये 4 गुना हो जाना चाहिए 10 साल में पैसा, और 5 लाख का 20 लाख हो जाएगा। अब इसमें हमने ये तो डिसाइड कर लिया कौन से किस कैटेगरी में करना है। सवाल ये आएगा कैसे इसको डिप्लॉय करें, क्या लमसम करें इस समय, क्या मार्केट में जाके 5 लाख इन्हें एक बार में डाल देना चाहिए। वो मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऐसा भी नहीं है कि सस्ती है जो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी चढ़ेगी। इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ग्रेजुअली डिप्लॉय करें इक्विटी में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सिस्टमैटिक ट्रांसफर के थ्रू इसको ये 10 महीने में डिप्लॉय करेंगे तो बार में मार्केट में इन्वेस्ट कर दें
और फिर मार्केट गिरे तो इन्हें नुकसान हो या वोलेटिलिटी का फेस करना पड़े। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो एसआईपी है या एसटीपी के थ्रू ये 10 महीने में अपना एक्सपोजर बिल्ड करेंगे तो मार्केट में एंट्री बढ़िया हो जाएगी। तो वो ये कर सकते हैं। और दूसरा इनका सवाल था कि शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करें। तो मैं कविता इनको बताना चाहूंगा कि हाल ही में एक रिसर्च हुआ था। रिसर्च से पता चला कि 90% इन्वेस्टर्स शेयर ट्रेडिंग्स में लॉस करते हैं और 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स एफडी कोई रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 1% इन्वेस्टर एफडी से ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो जो शेयर ट्रेडिंग है वो आपके अगेंस्ट जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि शेयर ट्रेडिंग हमेशा खराब परफॉर्मेंस देती है। शेयर ट्रेडिंग आपको करना है तो सिर्फ 2 कंडीशन में करना है। पहला कंडीशन ये है कि आप उसको फुल टाइम कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास नॉलेज है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, टाइम है, तो आप थोड़ा पैसा डाल के उसमें ट्राई कर सकते हैं। बट अगर नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो बेटर है कि ये म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, जहां पे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उनका पैसा उनके बिहाफ में बेस्ट सेक्टर स्टॉक्स में डालेगा और बहुत ही कम खर्चे में। तो ये मेरी उनको सजेशन होगी। चलिए, जितनी जानकारी हमारे पास थी उसके मुताबिक हमने कोशिश की संतोष जी को सलाह देने की, और अगर फिर भी अगर आपको सलाह समझ में ना आए तो अब की बार सवाल विस्तार से भेजिएगा और फ़ोन लाइन पर हमसे बात भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका और हेमंत जी आपका, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए, इसी के साथ मैं भी शो को समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही ये शो आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल भी हम तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, हम सोशल मीडिया से भी सवाल शो में शामिल करते हैं, जिसमें यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। @कविता_TH पे अपने सवाल आप डाल सकते हैं। अगर ट्विटर पे सवाल भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही चैनल का यूट्यूब है, जहां पर अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं शो के नीचे, और शो भी देख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।